मैंने ब्यूक के इग्निशन में चाबी घुमाई तो उसने हस्बे आदत जागने में जरा भी देर न लगाई। सरस्वती ने मेरे साथ वाली नशिस्त संभाल रखी थी, जबकि दोनों बहनें अकबी नशिस्त पर थीं। शांतुराम वाला रिवॉल्वर अब अजरा की तहवील में आ चुका था। इस तरह अब तीनों खवातीन असलहे से लैस थीं। ताहम मैंने उनके हथियारों को बेजरर हालत में कर दिया था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो तीनों चौकन्नी होकर बैठ गईं। फाटक की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ते हुए मेरी नजरें भी चौकसी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं और गोद में रखा बरेटा भी गोलियां उगलने के लिए तैयार था। ताहम मुझे मुकम्मल इत्मीनान था कि इस अहाते में कोई हमारा रास्ता रोकने के काबिल नहीं है। मुझे तो बस ये फिक्र थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, यानी साहिबजादा इमादुद्दीन और उसके साथी डीसीपी गैर मामूली मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मेरे अंदाजे से पहले अपनी नफरी समेत यहाँ न आन धमके। जरे जागीर से भी किसी की इत्तेफाकिया आमद का खदशा मौजूद था। मेरी ब्यूक फाटक पर पहुंची तो उसे वैसे ही बंद पाया जैसे मैं छोड़ कर गया था। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। उसके साथ ही शायद मेरे लबों पर भी खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। मैंने उतरकर फाटक खोलने की बजाय ब्यूक का अगला बम्पर धीरे से दोनों किवाड़ों से टकराया और एक्सेलरेटर पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा दिया। हल्की सी चरचराहट के साथ फाटक बाहर की तरफ खुलता चला गया। सड़क पर पहुंचते ही मैंने रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर के बाद हम उस मकाम से गुजर गए जहां मैंने तुलसी और सदाशिव को उड़ाया था। सड़क किनारे पड़ी हुई लाश को 2 कुत्ते खा रहे थे, मगर ये मंजर मैं ही वजाहत से देख पाया था। तीनों खवातीन ज़हनी तनाव से आजाद होने के बाद अब आपस में चहचहा रही थीं। इसी असना में राबिया अपनी बड़ी बहन को पिस्तौल चलाने के असरार और रुमूज सिखाने लगी। मैंने मौके का फायदा उठाकर धीमे लहजे में सरस्वती से पूछा, आपको पता है आपने प्रदीप सेन का क्या हशर किया है? मेरी बात सुनकर वो चौंकी, बोली, आपकी इजाजत से तो उसकी कलाई उड़ाई है मैंने सुप्रो जी, क्या कोई गलती हो गई? मैंने उसे सरगोशियाना लहजे में बताया कि वो क्या कराई है। वो पहले तो चौंकी, फिर उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और मसरूर लहजे में कहा, ये तो मैंने अनजाने में कमाल कर दिया। वो शैतान इसी अंजाम का तो हकदार है। सरस्वती के कहकहा लगाने पर अजरा और राबिया भी हमारी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे हो गईं और अहवाल जानने के लिए सरस्वती से इस्तिफसार किया। तहाम उसने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बाद में बताने का कहकर बात टाल दी। बिलाखिर हम उस बड़ी और गहरी सी नहर के पास पहुंच गए जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने गाड़ी नहर के ऊंचे किनारे पर रोक दी और अपने दोनों कदमों के पास पड़ी हुई स्टेन गन और उसके दोनों खाली मैगजीन उठाए नीचे उतरा और अपनी हमसफर खवातीन को भी अपने तीनों आतिशी हथियारों समेत गाड़ी से नीचे उतरने की दावत दी। उनके चेहरों पर सवालात नुमाया थे। मैंने उन्हें मुतवज्जे पाकर स्टेन गन को कई हिस्सों में तकसीम किया और फिर उन तमाम हिस्सों को बारी बारी पूरी कुव्वत से उछाल कर नहर में दूर तक फेंक दिया। आखिर में दोनों खाली मैगजीनों के साथ भी यही सुलूक किया। तीनों खवातीन दिलचस्पी और ताज्जुब के साथ मेरे ये करतब देख रही थीं। मैंने अपने लिए फिलहाल बेकार लेकिन आइंदा फंदा बनने की इस्तिताअत रखने वाले हथियार से जान छुड़ाने के बाद उन तीनों को बैक वक्त मुखातिब किया। कहा, हालात की मजबूरी अपनी जगह, मगर आप जैसी अच्छी खवातीन के हाथों में ऐसे हलाकत खेज हथियार जरा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे उम्मीद है आप तीनों को आइंदा कभी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि आप भी अपने आतिशी हथियारों से पीछा छुड़ा लें। वैसे भी उनकी आपके पास मौजूदगी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। उन तीनों ने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शायद बादिल नखास्ता ही सही हाँ में जवाब दे दिया। मैंने उनकी दिलजोई के लिए सबसे दूर हथियार उछालने पर इनाम का ऐलान किया, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। वो मुकाबला अजरा ने जीता। मैंने मौके पर ही 50 रुपए बतौर इनाम पेश करके अपना वादा पूरा कर दिया। सरस्वती और राबिया भी अपने पिस्तौल इतनी दूर उछालने में जरूर कामयाब रही थीं कि नहर की तह से उनका अनकरीब बरामद होना लगभग नामुमकिन था। हम चारों गाड़ी में बैठे तो अजरा और राबिया के मुंह फूले हुए थे, जैसे बच्चों से उनका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। तहम सरस्वती के चेहरे पर अब संजीदगी दिखाई दे रही थी। उसने गाड़ी का रुख भांपते हुए मुझसे पूछा, हम गोटी जा रहे हैं ना? मेरी दरखास्त है कि गाड़ी सीधा अस्पताल ले चले। मैं महिपाल की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मैंने कहा, हम गोटी की तरफ जरूर जा रहे हैं, मगर फिलहाल हमारी मंजिल गोटी नहीं है। हमने उधर का रुख कर लिया तो गोटी थाने वाले हमें पकड़कर बंद कर देंगे। हो सकता है आपके साहिबजादा इमादुद्दीन के यहाँ पहुँचने तक हमारा काम तमाम हो चुका हो। उसने शायद मेरे लहजे में तंज महसूस करके चौंक कर मुझे देखा। बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझी सुप्रो जी। मैंने कहा, बात तो बिल्कुल साफ है सरस्वती जी। अगर मैं साहिबजादा इमादुद्दीन की तरह कानूनी तकाजे पूरे होने का इंतजार करता तो सारा खेल खत्म हो जाता। आपके ख्याल में प्रदीप सेन को क्या कोई ख्वाब आया था कि उसने अचानक अपने बंदे आपको अगवा करने भेज दिए?
कोई जवाब देने की बजाय सरस्वती ने हैरान और परेशान नजरों से मुझे देखने पर इक्तिफा किया। मैंने सड़क पर नजरें जमाए रखते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, मुझे यकीन है कि प्रदीप सेन को आनंदपुर पुलिस क्वार्टर में मौजूद अपने नमक खार मुखबरों के जरिए अपने खिलाफ कार्रवाई की सुनगुन मिल गई होगी। उसने फौरन अपने मौखर किए सारे काम निपटाने का फैसला किया, जिसमें आपको अगवा करना भी शामिल है। उसे पक्की इतला मिली होगी कि अभी उसके पास 2-3 दिन की मोहलत है। इस दौरान में वो सुनीता भवन और अपनी जागीर वगैरह से अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों के तमाम शवाहिद मिटा देता। आप तीनों को भी किसी दूर दराज महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता। मेरी बात सुनकर सरस्वती ने एक गहरा सांस भरा। बोली, मैं चाहूं भी तो आपकी किसी बात की तरदीद नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ साहिबजादा से उम्मीद लगाना मेरी गलती थी। मैंने भी लगभग वैसे ही तासुफ भरे लहजे में कहा, मुझे भी अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। मुझे इस मामले में पुलिस की मुदाखलत का ख्याल इब्तिदा में ही मुस्तरद कर देना चाहिए था। बहरहाल शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी, मगर मैं सुनीता भवन में जो कुछ कर आया हूँ उसके बाद मैं साहिबजादा इमादुद्दीन या उसके दोस्त डीसीपी का सामना करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका अब तक का जो तर्ज अमल मुशाहिदे में आया है उसकी रोशनी में मुझे यकीन है कि वो मुझे मशवरा देंगे कि खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करूं। जाहिर है मैं खुदकुशी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अब मेरी खैरियत इसी में है कि जल्द अज जल्द यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं। बहरहाल आप ये बताइए कि मैं आप तीनों को आनंदपुर छोड़ दूं या? सरस्वती ने मेरी बात काट कर कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मगर हमें गोटी में मेरे घर से अजरा और राबिया की विरासती दस्तावेजात तो लेनी है ना। मैंने कहा, फिक्र न करें, वो सब मैं पहले ही ले चुका हूँ। मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ये तमाम गुफ्तगू अजरा और राबिया भी पूरी तवज्जो से सुन रही थी। मेरा जुमला पूरा होते ही सरस्वती ने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बहरहाल मेरा तो मशवरा ये है कि मेरे आनंदपुर वाले घर की बजाय आप हमें पंपानूर गांव में लाजवंती के भाई ऋषिकेश की कोठी पर छोड़ दें। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों बच्चियां आनंदपुर में पूरे मोहल्ले की नजरों में आएं। साहिबजादा की सुस्त रफ्तार कानूनी हिकमत अमली ने मुझे भी मायूस किया है, मगर मुझे उनकी नीयत पर शुबा नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उन दोनों बच्चियों को इनका हक और इंसाफ दिलाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। मैंने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, मुझे भी उनसे यही उम्मीद है। अब मेरी बात गौर से सुने। आप साहिबजादा को बुलाकर उनसे बात करेंगी तो इस गुफ्तगू में मेरा कोई जिक्र नहीं होगा। आप ये जाहिर करेंगी कि आप बिल्कुल नहीं जानती कि कल रात आपको हवेली पर छोड़कर मैं कहाँ गया हूँ और अब कहाँ हूँ। मेरी ये बात सुनकर सरस्वती के साथ साथ अजरा और राबिया भी हैरत ज़दा रह गई थी। मैंने गाड़ी बेंगलोर हैदराबाद शाहराह की तरफ लंबा घूमकर जाने वाली छोटी सड़क पर घुमाते हुए कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आप तीनों ज़हन नशीन कर लें और आइंदा हर मौके पर आपको बिल्कुल यही बयान दोहराना है। सरस्वती, आप कहेंगी कि प्रदीप सेन के गुंडे आपको अगवा करने आए थे तो उनमें से एक गुंडा आपकी हवेली में महिपाल की गोली का निशाना बन गया था। वो गुंडे आपको प्रदीप सेन के पास छोड़कर चले गए थे। आज सुबह प्रदीप सेन आपको जंजीरों में जकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा तो अचानक 3-4 मुसल्लह अफराद उसे असलहे के जोर पर कमरे में ले आए और उसे तशद्दुद के बाद गोलियां मार दी। वो तीनों गोया ख्वाब किसी कैफियत में मेरी बातें सुन रही थी। तभी सरस्वती ने चौंक कर कहा, मगर वो तो अभी तक जिंदा है। मैंने धीमे लहजे में कहा, हमने उसे जिंदा रखने की कोशिश जरूर की है, मगर मेरा ख्याल है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो अब तक मर चुका होगा या मर जाएगा। बहरहाल वो जिंदा बच भी जाए तो आप तीनों इसी बयान पर यकजबान रहेंगी। सरस्वती, आप साहिबजादा और डीसीपी साहब को बताएंगी कि प्रदीप सेन और मुसल्ला हमला आवरों की गुफ्तगू से आपने अंदाजा लगाया है कि वो तीनों भी प्रदीप सेन के ही कारिंदे हैं, मगर अगवा की वारदात के दौरान में अपने साथी की हलाकत पर प्रदीप सेन से सख्त नाराज हैं और उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी है। सरस्वती ने मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, मेरी इस बात में हकीकत भी है। महिपाल की गोली से मरने वाले बदमाश हेमंत के क्रियाक्रम के मौके पर उसके दोस्त रघु और सदाशिव प्रदीप सेन के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। बदमाशों के सरगना राजशेखर से उनकी जबरदस्त झड़प भी हुई थी और वो उन दोनों को हेमंत की अर्थी के साथ जिंदा जलाने पर तुल गया था। ये सुनकर उन तीनों ने हैरानी का इजहार किया और फिर सारे वाक़े को प्रदीप सेन और उसके बागी हरकारों के माबैन झड़प का नतीजा करार देने का मुतफ़िक़ा बयान अपनाने का यकीन दिलाया। मैंने कहानी को मजीद काबिल यकीन बनाने के लिए सरस्वती को कहा, आपको पुलिस के सामने अपने बयान में ये भी कहना है कि प्रदीप सेन को गोलियां मारने वाले दोनों बदमाश
बदहवासी के आलम में मुझे जंजीरों में जकड़ा छोड़कर फरार हो गए थे। मैंने उनके जाने के बाद प्रदीप सेन के लिबास से कुंजियां बरामद करके खुद को और अजरा और राबिया को आजाद करवाया है और आप तीनों काफी धक्के खाने के बाद बड़ी मुश्किल से लाजवंती के घर पहुंची हैं। मेरी तराशी हुई इस कहानी पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। हम छोटी सड़क के जरिए बिलाखिर बेंगलोर हैदराबाद हाईवे पर पहुंच गए। एक बार फिर शाहरा पर पहुंचते ही मैं मोहतात हो गया। मैं फिलहाल पुलिस की नजरों में आने या उनकी तरफ से पूछगिछ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हम अभी अनंतपुर से कई मील के फासले पर थे कि सरस्वती ने इंकिशाफ किया कि लाजवंती के गांव पंपानूर जाने के लिए अनंतपुर के दरमियान से गुजरना जरूरी नहीं। 1.5-2 मील बाद हमें बाएं तरफ जाने वाली एक छोटी सड़क मिलेगी जो हमें 2 छोटी बस्तियों से गुजार कर सीधी पंपानूर ले जाएगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं तो खुद अनंतपुर जाने के ख्याल से परेशान हो रहा था। वहां का जिलाई पुलिस हेडक्वार्टर मेरे लिए फंदा बन सकता था। ताहम हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सड़क की हालत खराब होती गई और आखिरकार वो खारदार झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से आगे बढ़ते एक नाहमवार कच्चे रास्ते की शक्ल इख्तियार कर गई। मेरी हिचकोले खाती ब्यूक की रफ्तार बहुत कम हो गई थी और अब मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि उसका कोई टायर किसी भी वक्त पंक्चर हो सकता है। मेरे पास एक इजाफी टायर मौजूद था, लेकिन यहाँ तो चारों टायर खतरे में थे और अभी खुदा जाने कितना कढ़ब रास्ता तय करना था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि गाड़ी इतना आगे आ चुकी थी कि अब मैं वापस शाहरा की तरफ जाने का भी नहीं सोच सकता था। उधर सरस्वती खुद को कसूरवार ठहराकर मुसलसल माजरत कर रही थी कि उसने लगभग 10 साल पहले इस सड़क पर सफर किया था। उस वक्त इस सड़क की हालत बहुत अच्छी थी। मैंने उसे बमुश्किल खामोश किया। हिमाकत तो मुझसे भी सरजद हुई थी। मुझे पहले रास्ता ठीक होने की तसल्ली कर लेनी चाहिए थी, इससे पहले कि मेरी गाड़ी वाकई जख्मी हो जाती। सरस्वती ने अचानक बाएं तरफ जाते एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए पुरजोश लहजे में कहा, सुप्रो जी गाड़ी इस तरफ मोड़ लें। मैंने पहचान लिया है, ये रास्ता सीधा लाजवंती के भाई ऋषिकेश की ज़रई अराजी की तरफ जाता है। हम कोई 1 फरलांग आगे जाकर सीधा उसकी कोठी के फाटक पर पहुंच जाएंगे। मैंने ये सुनते ही गाड़ी के ब्रेक पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। ताहम मैंने दूसरी बार गलती से बचने के लिए तस्दीक की, आपका मतलब है कि ये रास्ता पंपानूर गांव जाता है। मेरी बात सुनकर सरस्वती ने नफी में सर हिलाया। बोली, पंपानूर गांव में तो लाजवंती और ऋषिकेश की खानदानी हवेली है, यहाँ उनकी ज़रई जमीन है। हम पंपानूर जाते हुए गाड़ी खराब होने का खतरा मोल लेने की बजाय यहाँ की हवेली में चलते हैं। ऋषिकेश अक्सर सुबह से शाम तक जमीनों पर ही होता है। वो हमें बाहिफाजत पंपानूर पहुंचाने का बंदोबस्त कर देगा। मैंने कदरे तीखे लहजे में पूछा, अगर वो यहाँ न हुआ तो फिर क्या होगा? हमें वापस आना होगा और कीमती वक्त अलग जाया होगा। सरस्वती ने नफी में सर हिलाया। बोली, फिक्र न करें, ऋषिकेश ना भी हुआ तो हमें सरांखों पर बिठाया जाएगा। ऋषिकेश के ज़रई कारिंदे मुझे पहचानते हैं और उन्हें बखूबी अंदाजा है कि उनके मालिकान की नजर में मेरा क्या रुतबा है। बादल नखास्ता ही सही, मुझे सरस्वती की बात मानना पड़ी। मुझे गाड़ी मोड़कर कच्चे रास्ते पर डालते हुए अंदाजा हो गया कि मेरी गाड़ी खतरे की जद से बाहर आ गई है। रास्ता कच्चा लेकिन हमवार और पत्थरों और झाड़ियों वगैरह से पाक था। सरस्वती के बयान के ऐन मुताबिक कुछ ही देर के बाद गाड़ी बहुत बड़े कच्चे अहाते के फाटक में दाखिल हो रही थी। मैंने सरस्वती की रहनुमाई में गाड़ी का रुख ऊंची छतों वाली एक नीम पुख्ता इमारत की तरफ कर दिया। मैंने देखा वहां मुख्तलिफ कामों में मसरूफ कारकुनों ने एक अजनबी गाड़ी को अहाते में दाखिल होते कोई गैर मामूली रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मैंने एक बड़े और 2 निस्बतन छोटे दरवाजों वाली एक इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। सरस्वती हमें गाड़ी में ही बैठा छोड़कर बड़े दरवाजे से अंदर चली गई। सरस्वती ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। वो वापस लौटी तो नफीस मकामी लिबास में 30-32 साल का एक दराज कामत और खुश शक्ल का एक शख्स भी उसके हमरा था। ऋषिकेश ने निहायत गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। मुझसे उसका बर्ताव खुसूसन इंतहाई दोस्ताना था। उसका हिंदी का लहजा खासा अच्छा था। वो मुझे अपने साथ लिए एक बड़े से कमरे में आ गया, जबकि सरस्वती दोनों लड़कियों के साथ इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ कहीं चली गई। मेहमान खाना खासी उम्दगी से सजा हुआ और रिवायती मगर खासे महंगे फर्नीचर से आरास्ता था। ताहम मुझे सबसे ज्यादा हैरानी वहां बिजली को मौजूद पाकर हुई। ऋषिकेश ने मेरा ताज्जुब भांप कर बताया कि इलाके के चंद बड़े जमींदारों ने 2 साल पहले अपनी जेब से खर्चा करके अपने लिए बिजली का खुसूसी इंतजाम करवाया है। हम दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने अंदाजा लगाया कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और जहां दीदा शख्स है। वो अपने बारे में तो खुलकर सब कुछ बता रहा था, अलबत्ता मुझसे मेरे बारे में मालूमात उगलवाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी मुझे अपनी एक हिमाकत का इदराक हुआ, जिसके इजाले के लिए सरस्वती से जल्द अज जल्द तन्हा मुलाकात करना जरूरी था।
मगर वो तो जैसे अंदर जाने के बाद लंबी तान कर सो गई थी। इससे पहले कि मैं उसे बुलवाने पर मजबूर हो जाता, मुझे वो मेहमान खाने में दाखिल होती नजर आई। ऋषिकेश ने पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। बोला, सरस्वती दीदी, ये बताओ कि खाने का क्या बंदोबस्त किया जाए। मेरे पास रसोईया मौजूद है, मगर वो बस मेरे लायक ही खाना बना सकता है। सरस्वती ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ खाना पकाने का सब इंतजाम मौजूद तो है ना? ऋषिकेश ने इस बात में सर हिलाया। बोला, दाल, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मुर्गी और बकरे का गोश्त भी। सरस्वती ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, फिर तुम खाने की फिक्र छोड़ दो, मैं खुद सारा बंदोबस्त कर लूंगी। तुम पंपानूर जाकर लाजवंती को यहाँ ले आओ, हम अभी 2-4 दिन यहीं रहेंगे। ऋषिकेश ने खुश होकर कहा, ये ठीक रहेगा दीदी, आपको जो कुछ चाहिए नाथूलाल आपको मुहैया कर देगा। मैं अपनी जीप पर जाऊंगा और 1.5-2 घंटे में लाजवंती को साथ लेकर वापस आ जाऊंगा। तभी मैंने पूछा, मगर गांव की तरफ जाने वाली सड़क की हालत तो बहुत खराब है, हर लम्हे टायर पंक्चर होने बल्कि फटने का खतरा लगा होता है, आप उस पर कैसे सफर कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। बोला, उस सड़क का प्रयोग तो 7 साल पहले ही खत्म हो गया था। अब तो मेरे खेतों के पीछे से नई सड़क निकली है जो 15-20 मिनट में पंपानूर पहुंचा देती है। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे जहन से तनाव दूर हो गया कि जरूरत पड़ने पर मैं अपनी ब्यूक यहाँ से कैसे सही सलामत लेकर जाऊंगा। किसी हंगामी सूरत हाल में तो वो सड़क हलाकत आफरीन भी साबित हो सकती है। सरस्वती ने मुझे बताया कि अजरा और राबिया अपने मलबूसात साथ लाई हैं, लिहाजा वो गुस्ल करके लिबास तब्दील कर रहे हैं। उससे चंद बातें करके ऋषिकेश रुखसत हो गया। उसके जाते ही मैंने सरस्वती को कहा, हमने फजूल बातों में इतना वक्त जाया किया, लेकिन एक इंतहाई अहम मौजू का सिरे से जिक्र ही नहीं आया। मेरी बात सुनकर वो चौंकी। मैंने संजीदा लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, मैं वहाँ जो कुछ कर आया हूँ मुझे उस पर कोई पछतावा या एहसास जुर्म नहीं, लेकिन जैसा कि आप भी बखूबी जानती हैं कि वो सब कुछ हर एक के सामने जूं का तूं बताना मुमकिन नहीं है। हमने ये तो तय किया ही नहीं कि ऋषिकेश को इस मामले के बारे में कितना बताना है और कितना छुपाना है। मेरी बात सुनकर वो भी संजीदा हो गई। बोली, आपको हक है कि मेरी राय से इख्तिलाफ करते हुए उसे मुस्तरद कर दें और मैं बिल्कुल एतराज नहीं करूंगी, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम लाजवंती और ऋषिकेश पर आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। मुझे पुख्ता यकीन है कि चाहे हम 100 कत्ल करके आए हों, वो हमारा साथ देंगे और हमें किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। मैंने सरस्वती की बात गौर से सुनी। उसके लहजे में जो एतमाद था उसे नजरअंदाज करना मेरे लिए आसान नहीं था। वैसे भी इतना तो मैं भी समझ सकता था कि ऋषिकेश और उसकी बहन पर भरोसा करने के अलावा तो हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है। ये अलग बात है कि मैं खुद को अंधाधुंध किसी के रहमो करम पर छोड़ने का वैसे भी कायल नहीं हूँ। इस सूरत हाल में आंखें खुली रखना ही बेहतरीन हिकमत अमली होगी। मैंने अपना ख्याल फिलहाल खुद तक ही रखते हुए पूछा, आपके ख्याल में क्या ऋषिकेश हमारे और पुलिस के राब्ते का काबिल एतमाद जरिया साबित हो सकता है? सरस्वती ने पुरएतमाद लहजे में कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ऋषिकेश बहुत अक्लमंद इंसान है। हम सारा मामला उसके सामने रखेंगे तो आप देखना वो इंतहाई कारामद सलाह देगा। ये दोनों बहन भाई अपनी जहानत से मुझे अक्सर हैरान कर देते हैं। जाहिर है मैंने सरस्वती का दावा झुटलाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अनंतपुर में मुलाकात के मौके पर लाजवंती खुद को गैर मामूली खुश मिजाज और हाजिर जवाब तो साबित कर ही चुकी थी। मुझे बादल नखास्ता ही सही इस तजवीज पर अमल करना ही था। हम थोड़ी सी मजीद बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ऋषिकेश और लाजवंती को पूरी तरह शरीक राज बना लिया जाए और तमाम अहवाल बिला कमोकास्त बयान कर दिए जाएं। अलबत्ता उनसे भी दरखास्त की जाएगी कि इस सारे मामले में मेरा कोई भी अमल दखल सामने न लाया जाए, क्योंकि मैं पुलिस के बखेड़ों में उलझने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हमने तय किया कि अपना आइंदा का लाह अमल उन दोनों के रद्द अमल के मुताबिक तय कर लिया जाए। मेरे इसरार पर सरस्वती ने तायद की कि हम उन्हें साफ साफ कह देंगे कि वो अगर इस खतरनाक मुज़मिरात वाले मामले में मुलव्विस होने से बचना चाहें तो हमें उनसे कोई गिला या मलाल नहीं होगा। सिर्फ कुछ दिन राजदारी की दरखास्त करेंगे और आगे निकल जाएंगे। हमने ये भी तय किया कि अगर ऋषिकेश और लाजवंती मामले में मुलव्विस न होना चाहें तो सरस्वती उन दोनों की मुआवनत से अपने अनंतपुर वाले घर मुंतकिल हो जाएगी और बराह रास्त साहिबजादा से राब्ता करेगी, और अगर ये दोनों गैर मशरूत ताउन पर आमादा हों तो साहिबजादा को यहाँ या पंपानूर तलब किया जा सकता है। अलबत्ता मैं ऐसी मुलाकात में शरीक नहीं हूँगा और साहिबजादा की आमद से पहले मौके से गायब हो जाऊंगा। ये सब तय करने के बाद सरस्वती मुझसे इजाजत लेकर जनान खाने की तरफ चली गई। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ देर के लिए बाहर निकलकर ऋषिकेश की ज़राई अराजी के आसपास के इलाके का जायजा लेना चाहता हूँ।
خاص طور پر مجھے زرعی رقبے کے عقب سے گزرنے والی سڑک سے گہری دلچسپی ہے۔ سرسوتی نے مجھے رشی کیش کے خاص کارندے موہن بھگوت کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا، مگر میں نے کہا کہ میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ دراصل میں ایسے لوگوں کی تعداد کم سے کم رکھنا چاہتا تھا جو قریب سے میرا جائزہ لے چکے ہوں۔ کون جانے کب وہ پولیس یا خفیہ والوں کے سامنے بیٹھ کر تسلی سے میری شکل و شباہت، چال ڈھال کا تفصیلی احوال بتا رہے ہوں۔